Hello students of class 7. Now let's move on to part number 2 of our chapter democracy. On page number we are on page number 195 now. The topic is key features of democracy. बड़ा key features of democracy का मीनिंग क्या है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब जिस भी देश में डेमोक्रेसी होती है रूल ऑफ पीपल होता है, ठीक है, इतनी बात आपको पता है. वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं. क्या होते हैं? देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि जब एक गवर्नमेंट काम करती है डेमोक्रेसी में तो वो अकेला पर्सन तो सब कुछ करने लेगा. फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो तो अकेला पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता. इसी कंसेप्ट को देखते हुए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बनाए गए. द नेम इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Legislative, executive and judiciary are the 3 organs of the government. Now what is the working of these 3 organs? Legislative L से है तो यार ना make laws. Legislative का काम है कानून बनाना, ठीक है. कानून, लॉज क्या होते हैं? कानून मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंट्री के. जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया कि अगर कोई पर्सन हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसे 500 रुपीज़ चालान भरना पड़ेगा, है ना, फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी. ये लॉ कहाँ से आया? लेजिस्लेटिव से बन के आया. लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. कोई भी कानून जब पास होता है, एक कंट्री का लॉ बनता है, तो उसके लिए वो इन दोनों हाउसेस से, हाउसेस मतलब ये ऑफिसेस हैं, ऐसे याद रखिए आप, जहाँ पे हमारे चुने हुए नेता रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, इन दोनों हाउसेस से पास करना उसको ज़रूरी होता है. किस किस को? लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी. तो कोई कानून आया कि कल से हम अभी हेलमेट पे फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ का चालान है, कल से हम उसको 500 कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे पास होगा? लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी. यानी कि अगर दोनों जगह पास हो गया तो एक क्या बन गया? कानून बन गया. तो लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेटिव ने. अब मुझे आप बताइए, लेजिस्लेटिव में लॉ बना दिया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होंगे, बहुत सारे MP MLA होंगे जिनको हमने चुन के भेजा है, तो अब चौराहे पे खड़े होके चालान तो नहीं बनाएंगे वो, उसको एग्जीक्यूट तो कोई और करेगा. यानी कि इम्प्लीमेंट, उसको लागू भी तो करना पड़ेगा कानून को. आपने बोल तो दिया कि हेलमेट पे अब 200 नहीं 500 का चालान होगा, लेकिन उस 500 के चालान को बनाएगा कौन? एग्जीक्यूटिव. यानी कि ये एग्जीक्यूटिव है, इसको लागू करेंगे ये, ठीक है. इसी कानून को जो लेजिस्लेटिव से बन के आया था, ठीक है. आपके ये तो एग्जीक्यूटिव में सब शामिल होंगे जो भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे, लेकिन इनका हेड कौन होगा? आपके देश में हेड कौन है एग्जीक्यूटिव का? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन अवर कंट्री. इंडिया में टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन बैठा है? प्रेसिडेंट बैठे हैं. वो हेड एग्जीक्यूटिव हैं, आपके हेड एग्जीक्यूटिव हैं आपकी कंट्री के. चलिए, कानून आया कि 200 चालान 500 का होगा, और उसको पहले उसको बनाया गया, लेजिस्लेटिव ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट कर दिया. अब बात होती है जुडिशरी पे. तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी बनाई गई है जस्टिस देने के लिए, सबको न्याय देने के लिए. यहाँ न्याय की बात होगी, जस्टिस की बात होगी. और एक और बात, जुडिशरी फ्री है, या फ्री वर्ड नहीं, हम इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ करें. इंडिपेंडेंट है अपने वर्क के लिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ना लेजिस्लेटिव पे ना एग्जीक्यूटिव पे. उल्टा वो तो कोई कानून अगर आता है, कोई लॉ को अगर लेजिस्लेटिव बनाता है तो एग्जीक्यूटिव आपको लगता है कि वो लॉ सही नहीं है, वो इलीगल है, तो एग्जीक्यूटिव उस लॉ को ख़त्म भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं. तो लेजिस्लेटिव की पावर है लॉ बनाने की, एग्जीक्यूटिव की पावर है उसको इम्प्लीमेंट करने की. एंड जुडिशरी इज फ्री, दैट इज इंडिपेंडेंट. जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंटली, इट गिव जस्टिस टू ऑल द पीपल. जुडिशरी होता क्या है? हमारे देश में कोर्ट सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, कोर्ट्स हैं. कौन कौन से कोर्ट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना. ऐसे कोर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पे अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हम वहाँ पे जाके अपील करते हैं उन कोर्ट्स में, किसी भी वर्ग को लेकर. आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस जाति, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इससे जुडिशरी को कभी कोई मतलब नहीं रहा.
उसका काम तो क्या है, उसको तो सबको जस्टिस देना है, न्याय देना है, ठीक है। तो आपका जो जुडिशरी है वो क्या है, जस्टिस सिस्टम है, सबको न्याय देने का काम जुडिशरी करते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का, ये भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है, उसी पेज पे टॉपिक है। अब ये जुडिशरी से रिलेटेड ही है, ये आपको समझ में आया पूरा। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे और रफ कॉपी में लिखेंगे बेटा इसको आपको किसी कॉपी में नहीं लिखना होता, चेक तो नहीं करना, चेक तो आपको करवाने हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, इन्हें आप अपनी मेमोरी के लिए, अपनी लर्निंग के लिए रफ में लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों की बुक में जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस एंड इक्वालिटी टॉपिक को साथ में दिया गया है, के पास। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन योर बुक जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखिए इन दोनों टॉपिक्स को साथ में इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि मीनिंग इन लोगों के थोड़े एक दूसरे कोइंसिडेंट करते हैं। ये दो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जिन पे डेमोक्रेसी खड़ी है। पिलर्स क्या होते हैं, जिन पे एक हाउस खड़ा होता है, तो ये डेमोक्रेसी के बेस हैं। अगर आपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सपना देखा है कि आप अपने देश को एक डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहते हो, तो आपको वहाँ की पब्लिक को जस्टिस देना पड़ेगा एंड इक्वलिटी देनी पड़ेगी। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी होता, इक्वलिटी होता क्या है? जस्टिस तो वही कि आपके जो जुडिशरी सिस्टम होगा आपके देश का, वो इंडिपेंडेंट होगा, है ना, सबको न्याय देने वाला होगा। कोई भी कुछ गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से आता हो, ठीक है। आप किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जुडिशरी सज़ा देने वालों को सज़ा देगा और जो गलत नहीं करेंगे उन्हें छोड़ेगा, यानी कि सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ इक्वलिटी होगी। अब मैंने इक्वलिटी वर्ड बोला तो यहाँ आ जाते हैं, यानी कि एवरी पर्सन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़रों में, कानून के सामने हर पर्सन बराबर है। जब कोर्ट के कटघरे में कोई भी पर्सन खड़ा होता है जाकर, तो वहाँ पे कभी नहीं देखा जाता कि वो अमीर है गरीब है, रिच और पुअर, ही और शी बिलोंग्स टू विच रिलीजन और विच कास्ट, ये कभी मैटर नहीं करता। आप वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन बन के जाते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं। और जज भी यही देखते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। आप सलमान खान हैं या आप कॉमन मैन है, उससे कोई मतलब नहीं होता। यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इक्वलिटी मीन्स यू ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। और मेन तो बात ये होगी कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आपकी कास्ट को लेके, आपके रिलीजन को लेके, आपके जेंडर को लेके आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। तो दोनों वर्ड जुड़ गए, ये इक्वलिटी है तभी जस्टिस है, और जस्टिस क्यों है? क्योंकि इक्वलिटी है, सब बराबर है, इसीलिए सबको न्याय मिल रहा है ना, कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता, डिस्क्रिमिनेशन होता, तो फिर जस्टिस कैसे आता? आज आप अगर यूँ बोलते कि हम तो गरीब को छोटा मानेंगे, अमीर को सज़ा नहीं देंगे, गरीब को देंगे, तो फिर गरीब को न्याय कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा? तो जस्टिस और इक्वलिटी आर द टू फेजेस ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉपिक रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मैंने वही बताया कि जो कानून है ना, वो सबके लिए बराबर है। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, कानून के कटघरे में जब आके हम खड़े होते हैं, अभी हमने पहले ही बात की, तो हम सब बराबर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। लॉ यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। जब हम कानून के सामने बात आती है, कोर्ट्स के सामने होते हैं, जज के सामने होते हैं, तो वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। आप लोगों को ध्यान रखने हैं,
क्योंकि अभी तो आप 7th क्लास में, जैसे जैसे करके आप बड़े होते जाएंगे, एसएसटी ब्रॉड होती जाएगी, तब यहाँ ये बातें बहुत कॉमन हो जाएंगी कि कानून के सामने सब बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं देखा जाता, सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, मैंने पहले ही बताया, दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सारे कानून आपके ऊपर और मेरे ऊपर इक्वली बराबर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर एक हेलमेट ना पहनने पर कोई भी पर्सन हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर 200 रुपये का चालान ही बनता है, ठीक है। अगर वो 500 हो जाता तो 500 का ही बनेगा। तो अगर बात यह है कि वो इक्वली अप्लाई होगा, ऐसा तो नहीं होगा किसी अमीर को अगर देख लिया कि इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो गवर्नमेंट उससे ऐसा कहेगी यार तुम तो अमीर हो तो 500 को चालान भरते हो, 5000 भर दो, है ना। ऐसा नहीं होगा, जो रूल है वो तो सबके लिए इक्वल रहेगा ना। अब वो अमीर है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उसने कोई गलती की है तो अगर सबसे 500 रुपये ले जा रहे हैं तो उससे भी 500 ही चार्ज किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था कि रूल ऑफ लॉ मतलब कि सबके लिए रूल जो है वो इक्वल है। फिर लास्ट आता है आप लोगों का पेज नंबर 196 पे, है ना, सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी बिल्कुल सेम चीज़ है, वापस वही बात आई है। मैं एक बार वापस उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि कानून के सामने नहीं, सोसाइटी के सामने एवरीवन इज इक्वल इन द सोसाइटी, तो वो सोशल डेमोक्रेसी हो जाएगी। फिर सोशल डेमोक्रेसी क्या है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन इंडिया का, नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस। किसी भी बेसिस पे आप किसी पर्सन के साथ जो भारत का नागरिक हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बेसिस मतलब वही जो मैंने पहले बताया, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कोई भी हो, है ना। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरीवन इज इक्वल इन द सोसाइटी, सब बराबर हैं। ये क्यों किया गया, सोशल डेमोक्रेसी क्यों आई? जो आपके देश में आज से 100 साल पहले जब आज़ादी नहीं मिली थी, एक कास्ट सिस्टम चल रहा था, है ना। उसमें क्या होता था, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, दलित, है ना, दलित, ब्राह्मण, ऐसे कास्ट के साथ से सोसाइटी डिवाइड हो रही थी। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बंद करने के लिए सोशल डेमोक्रेसी ने जन्म लिया। सोशल डेमोक्रेसी हमें सिखाता है कि सोसाइटी में सब इक्वल हैं, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट किसी की मायने नहीं रखती। अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल रहती हैं, है ना। आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कास्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम था, कास्ट सिस्टम मतलब कि कास्ट के नाम पे भेदभाव होता था, और रिलीजन सिस्टम मतलब रिलीजन के बेसिस पर जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसे खत्म कर दिया गया है। अब सबको बराबर कर दिया गया है लॉ की नज़रों के सामने, सोसाइटी के सामने। एवरीवन इज इक्वल, इक्वलिटी वही बात है, सोशल डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ लगभग बात एक ही है, जुड़ी हुई हैं कि एवरीवन इज इक्वल इन द सोसाइटी इन द बिफोर द लॉ। फिर आप लोगों का इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम पार्ट नंबर 3 में कवर करके इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। होपफुली आप लोगों को ये पार्ट समझ में आए होंगे दोनों। रीडिंग आप लोगों का होमवर्क रहता है कि जितना पार्ट हम कवर कर लेते हैं उसको आपको रीड करना होता है, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया है, सोशल डेमोक्रेसी तक। तो सोशल डेमोक्रेसी तक का जो पार्ट है वो आपको रीड करके रखना है। बोर्ड पे जो लिखा है ये तभी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे तभी समझ में आएगा जब आप बुक को एक बार रीड कर लेंगे, है ना। सो पार्ट नंबर 3 में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।